मेरी एक सलाह है मेरे प्यारे दोस्तों, तुम दोनों बहुत अलग हो, ये सच है, पर तुम्हें मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम मेरी ये सलाह हमेशा याद रखो, इसलिए अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। Golden Cockerel। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक बूढ़े अंकल रहते थे, जिनके पास था सिर्फ एक पुराना घर, एक छोटा बगीचा और हाँ, एक सुनहरा मुर्गा। और वो मुर्गा इतना अच्छा, इतना प्यारा और इतना सुंदर था कि उसे देख लो तो उस पर से नजर ही ना हटे। और सबसे जरूरी बात, वो सबके साथ घुल मिल जाता था। इसीलिए तो गांव भर के बच्चे बूढ़े अंकल से मिलने उनके घर आया करते। सब मुर्गे के साथ खेलना चाहते, वो एक साथ गाना गाते और डांस करते। और बूढ़े अंकल उन बच्चों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते और उनकी आंखें भर आती और उनकी जिंदगी खुशी से बीत रही थी। और फिर एक दिन उनके पड़ोस में रहने आई एक बकरी। वो बकरी अपने पड़ोसियों को मजे करते देखती और दिन ब दिन उसकी जलन बस बढ़ती ही चली गई। एक दिन उसके बर्दाश्त की हद ही हो गई। उसने फैसला किया कि वो बच्चों को डराकर भगा देगी, मुर्गे को चुरा लेगी, बूढ़े अंकल को उनके घर से बाहर निकाल देगी और उनके बगीचे की सारी गोभी खा जाएगी। अगली बार जब बच्चे बूढ़े अंकल के घर उनसे मिलने और खेलने आए, तो बकरी धीरे से उनके पीछे आई और उनसे बड़ी ही डरावनी आवाज में कहा, हो जाए सावधान बच्चे सारे, बकरी आई है पास तुम्हारे, टूट गया है मेरा सबर, अब मैं लूंगी तुम सबकी खबर, मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी। सारे बच्चे बहुत ही डर गए, सब यहाँ वहाँ भागे और अपने अपने घर चले गए। सुनहरा मुर्गा बूढ़े अंकल के घर चला गया और अंदर से चिल्लाया, खेल खत्म हुआ, मुझे मत छूना डरावनी बकरी, मैं यहाँ सेफ हूँ। पर बकरी बड़ी ही चालाक थी, वो खिड़की के पास आई और बड़े ही प्यार से बोली, डियर, तुम्हारी मम्मी आ गई, ट्रालाला ट्रालाला। ओ नहीं, वो बकरी खिड़की के पास आई और उसने मुर्गे से कहा, सुनहरे मुर्गे प्यारे, प्लीज जरा मेरे करीब आ रे, कहते हो तुम हो बड़े ही प्यारे, करते हो सबके वारे न्यारे, चलो जल्दी से बाहर आओ, आकर ये वाला आलू खाओ। मुर्गे को आलू बड़े ही पसंद थे, इसीलिए वो ना समझ खिड़की पर जा बैठा और उसने पूछा, किस तरह का आलू लाई हो, क्या वो करारा है, गर्म चीज और मिर्च वाला? तभी बकरी ने उसे पकड़ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ी, उसे जंगली जानवरों को खिलाने के इरादे से। मुर्गा अपने पंख फड़फड़ाते हुए चिल्लाने लगा, मुझे है इसने चुरा लिया, इसे ना आई मुझ पर दया, ले जा रही है मुझे जंगल में जंगली जानवरों का खाना बनाने। मेरे प्यारे अंकल, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो प्लीज। बेचारे बूढ़े अंकल तो बहरे थे, वो अपने बेड पर लेटे रहे क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं सुना। बकरी ने मुर्गे को जंगल में छोड़ दिया, इससे पहले कि जंगली जानवर उसे खा जाते वो भाग निकली। फिर वो चल पड़ी बूढ़े अंकल को उनके घर से बाहर निकालने के लिए। उसने अपने सिंग दरवाजे पर मारे, मैं नहीं छोड़ूंगी, ये दरवाजा मैं तोड़ूंगी, मुझसे नहीं है कोई बचा, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा। तैयार हो जाओ पिटने के लिए, आई हूँ मैं जीतने के लिए। बूढ़े अंकल बहुत डर गए, वो अपने घर से बाहर निकले और जंगल की ओर चले गए। वो रोते हुए चले जा रहे थे और अचानक उन्होंने जंगली जानवरों के एक झुंड को अपनी ओर आते हुए देखा। बूढ़े अंकल ने अपनी आंखें बंद कर ली। ओह, अब मेरा अंत आ गया, सब खत्म हो गया। और फिर उन्होंने मुर्गे की आवाज सुनी, डरने की जरूरत नहीं अंकल, ये सब के सब है मेरे नए दोस्त, मैंने इन्हें नाचना और गाना सिखाया। चलिए हम वापस अपने गांव चलें और मिलकर हम उस बदमाश बकरी को सबक सिखाएं। जब बकरी ने जंगली जानवरों को देखा तो गोभी उसके गले में ही अटक गई। बाप रे, डरी हुई बकरी ने सोचा, अब तो ये सब मुझे मार डालेंगे, मेरा तो इस जहां से नामो निशान ही मिट जाएगा। तभी सुनहरे मुर्गे ने उसके पास आकर उससे कहा, सुनो बकरी, हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों को कभी लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें तो एक दूसरे से दोस्ती करनी चाहिए। क्यों ना अब से तुम बूढ़े अंकल को अपना दूध दो और बदले में वो तुम्हें गोभी देंगे। बकरी ने इस बारे में सोचा, उस पर गौर किया, फिर जंगली जानवरों की ओर देखा।
तुम सही हो। मुझे क्या हो गया था? अपने पड़ोसियों के साथ घुल मिलकर रहने में ही भलाई है। इस तरह सबको दूध भी मिलेगा और गोभी भी, और सब खुशी खुशी रहेंगे। मैं यही तो कहना चाहती हूँ। हमें अपने आस पड़ोस में रहने वालों से हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए, फिर चाहे आपके पड़ोसी नुकीले सींग वाली बकरी हो या फिर जंगली जानवर। मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, तुम ये सैंडपाइस कैसे खा सकते हो? तुम्हें पता है इन्हें किसने बनाया है? तुम्हें नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक वक्त की बात है, एक छोटी बच्ची थी लिटिल लीना, जिसका एक भाई था लिटिल आइवन। मैजिक स्वान गीस। उनके पेरेंट्स कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए। उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी। वो जंगल में चले गए और वहाँ खो गए। वो जंगल घना और डरावना था, और पता है उन्होंने क्या देखा? एक बड़ा अवन। वो पाइस से भरा हुआ था और वो बाहर गिर रहे थे। लिटिल लीना और लिटिल आइवन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर उस अवन ने डरावनी आवाज में उन दोनों से कहा, यहाँ आओ नन्हे बच्चों और मेरे मजेदार पाइस खाकर देखो। लिटिल आइवन बहुत ही खुश हुआ, पर उसकी बहन लिटिल लीना ने उससे कहा, वो पाइस मत खाना, न जाने उसमें क्या क्या डाला होगा। लिटिल आइवन ने उसकी बात नहीं मानी। वो दौड़ कर गया और वो सारे पाइस खा गया, और फिर वो चिल्लाने लगा, जल्दी पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। लिटिल लीना ने कहा, मैंने कहा था ना उन्हें मत खाना। और तो और उसके भाई को हिचकियाँ भी आने लगी। फिर बूम! अचानक ही उनके सामने दूध की नदी बहने लगी, जिसके किनारे बने थे फज से। तो लिटिल लीना ने आइवन से कहा, ठीक है अब रोना बंद करो, सब्र रखो, मैं जाकर थोड़ा फज वाला दूध ले आती हूँ। पर लिटिल आइवन बड़ा ही शरारती बच्चा था। वो कभी किसी की नहीं सुनता था। वो जमीन पर लुढ़कते हुए चिल्लाने लगा, मुझे सब्र नहीं रखना है, मुझे प्यास लगी है, मैं इस गोट के पैर से बने निशान में भरा हुआ पानी पीऊंगा। वो बड़ा ही बुद्धू लड़का था। पडल्स का पानी पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, कभी नहीं, उनमें खतरनाक जर्म्स होते हैं। पर उसने वो पानी पी ही लिया। वो जमीन पर लेट गया और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। वो गंदा पानी पीने को तैयार था, और लिटिल लीना उसे नहीं रोक पाई क्योंकि वो फज में फंस गई थी। इसलिए उसने वहीं से कहा, उसमें से पानी मत पीना, तुम एक गोट बन जाओगे। पर फिर से उसके भाई ने नहीं सुना और वो उस गड्ढे से पानी पीता रहा। उस पानी में किस तरह के जर्म्स तैर रहे थे वो तो मैं नहीं बता सकती, पर अचानक लिटिल आइवन पर बाल निकल आए। फिर उसके पास उगे हुए एप्पल ट्री ने उससे प्यार से पूछा, ओह लिटिल आइवन, क्या तुम मेरे गोल्डन एप्पल्स खाना चाहोगे? लिटिल आइवन ने एक खा लिया। तभी उसके सिर पर सींग निकल आए और उसके हाथ और पैर हूफ्स बन गए, और वो बन गया एक गोट पलक झपकते ही। ठीक उसी वक्त जादुई स्वान गीस का एक झुंड ऊपर से गुजरा। उन्हें एप्पल ट्री के नीचे से किसी के जोर जोर से चबाने की आवाज आई। वो तो एप्पल्स खा रहा एक नन्हा गोट था। वो उन्हें पूरी तरह चट कर रहा था बिना कुछ छोड़े, उसके बीच भी नहीं। जादुई स्वान गीस को इतना ताज्जुब हुआ कि उन्होंने उस नन्हे गोट को ओल्ड विच के पास ले जाने का फैसला किया। वो नीचे आए, उसे उठाया और सीधे ओल्ड विच के घर के पास पहुँचे जो चिकन के पैरों पर खड़ा था। जब ओल्ड विच ने उसे देखा तो उन्हें वो नन्हा गोट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो इतना प्यारा, इतना अच्छा और इतना मोटा था कि ओल्ड विच ने नन्हे गोट को खा जाने का फैसला किया। ओल्ड विच ने अपने ओवन में आग जलाई और फिर गाना शुरू कर दिया। खुल गई है आज तो मेरी किस्मत, गोट खाकर रहूंगी चाहे आए कयामत। डरे हुए नन्हे गोट ने ऐसी चीख मारी कि वो जंगल में सभी को सुनाई दी। आग जल रही है, फुक फुक फुक, पानी उबल रहा है, सुक सुक सुक, धार लग गई है छुरी को, क्या कोई नहीं आएगा मेरी मदद को? फिर वो भागते हुए उस जगह गया जहाँ उसने आखिरी बार अपनी बहन को फट से बाहर निकलने की कोशिश करते देखा था। ओल्ड विच ने देखा कि नन्हा गोट भाग गया है और उसने अपने जादुई स्वान गीस को उसे वापस लाने उसके पीछे भेजा। लिटिल लीना फट से बाहर निकल ही रही थी। उसने अपने भाई को उठाया पर उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। निराश होकर वो वहीं पर बैठ गई और रोने लगी। अवन को बड़ी ही शर्मिंदगी हुई कि उसने लिटिल आइवन को वो सारे पाइस खिलाए थे और उसने बेचारे बच्चों को अपने अंदर छुपा लिया। जादुई स्वान गीज वहाँ से गुजरे और उन्हें नहीं देख पाए। काफी वक्त तक लिटिल लीना जंगल से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई।
खुशकिस्मती से गोट्स की सूंघने की ताकत अच्छी होती है और लिटिल गोट आइवन रास्ता सूंघते हुए घर तक पहुंच गया। जब वो घर पहुंचे तो उनके पेरेंट्स बाजार से वापस आ चुके थे। फिर लिटिल आइवन को तरह तरह के डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और उसे तरह तरह के इंजेक्शंस दिए गए और आखिरकार वो फिर से एक इंसानी बच्चा बन गया। तो याद रहे, किसी भी अजीब जगह से कोई भी अजीब खाना कभी नहीं खाना चाहिए। उबले और बोतल में भरे हुए पानी के अलावा कोई पानी मत पीना। हो सकता है तुम एक गोट में बदल जाओ और डॉक्टर्स तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। आज की कहानी हमें ये बताएगी कि सही चुनाव करना क्यों जरूरी होता है। तो ध्यान से सुनो। एक वक्त की बात है, एक फॉक्स जंगल में भागी जा रही थी। उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था और बेलन पर से फिसलकर गिर गई। The fox and the rolling pin. अरे बाप रे, ये क्या बात हो गई? कोई भला रास्ते पर बेलन फेंकता है क्या? फॉक्स ने ये बात सोचते हुए अपनी चोटों को सहलाया। फॉक्स ने आसपास देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। अगर इस बेलन को लेने वाला कोई नहीं है तो मैं इसे रख लेती हूँ। अगर सोचूंगी तो इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लूंगी। मैं एक मामूली फॉक्स हुआ करती थी, अब मैं हूँ वो फॉक्स जिसके पास बेलन है। शातिर फॉक्स हंसी, फिर अपनी पूंछ घुमाकर सीधे पास वाले गांव में चली गई। और उस गांव में बिल्ला और मुर्गा रास्ते के सबसे आखिरी वाले घर में रहते थे। घर के अंदर बिल्ला रस्सी कूद रहा था और मुर्गा खिड़की पर बैठकर गाना गा रहा था। जब फॉक्स ने मुर्गे का गाना सुना तो उसे बहुत भूख लग गई, इसलिए वो खिड़की के पास आई और बोली, ओह तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, क्या गला है। मैं तो तुम्हारी आवाज सुनते ही पहचान गई। कितने सुंदर पंख है और तुम्हारी चोंच तो एक ईगल जैसी है। जब मुर्गे ने फॉक्स के मुंह से अपनी तारीफ सुनी, उसे इतनी खुशी हुई कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बिल्ली ने रस्सी कूदना बंद किया, उसे एक तरफ रखा, फिर खिड़की से बाहर देखा और कहा, चली जाओ बदमाश फॉक्स, हमें परेशान मत करो, हम तुम्हारी असलियत जानते हैं। तो फॉक्स ने उसे बुद्धू बनाने का फैसला किया। ओह तुम ही बताओ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा एक घर था चमकीली बर्फ से बना हुआ, पर बसंत के आने पर वो घर पूरी तरह पिघल गया। क्या तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे, बस एक रात के लिए? नहीं नहीं नहीं, यहाँ हम दोनों के लिए ही जगह कम पड़ती है, कैट ने फॉक्स से कहा। पर फॉक्स पीछे ही पड़ गई। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, मैं बेंच पर सो जाऊंगी, अपनी पूंछ उसके नीचे रख दूंगी और अपनी बेलन को अवन के नीचे रख दूंगी। अच्छा, अगर तुम बेलन को अवन के नीचे रखोगी तो ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। शातिर फॉक्स ने बिल्ली और मुर्गे के सो जाने का इंतजार किया। फिर वो धीरे धीरे बेंच पर से उठी। फिर उसने बेलन को अवन के नीचे से निकाला और उसे किसी और सीक्रेट जगह में छिपा दिया। और फिर फॉक्स ने चिल्लाना शुरू किया, ओह तुमने मेरी प्यारी बेलन चुरा ली, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? तुम चाहे जो भी कहो, पर तुम्हें मेरी बेलन के बदले में मुझे अपना मुर्गा देना होगा। बिल्ला सोच में पड़ गया। नहीं फॉक्स, मैं तुम्हें अपना मुर्गा नहीं दे सकता। अगर चाहो तो मेरी कूदने की रस्सी ले लो। ठीक है, मैं ये रस्सी रख लेती हूँ, फॉक्स ने कहा। मैं बेलन वाली फॉक्स हुआ करती थी, अब मैं बन जाऊंगी कूदने की रस्सी वाली फॉक्स। उसने सिर्फ ऐसा कहा, पर असल में वो सोच रही थी, तुम बस देखते जाओ बिल्ले, मैं वो मुर्गा हासिल करके रहूंगी, देख लेना। तो फॉक्स दिन भर उस रस्सी पर कूदती रही और खेलती रही और रात होते होते वो बहुत ही थक गई। फिर से उसने उनके घर में रात बिताने की रिक्वेस्ट की। मुझे अंदर आने दो, मैं ज्यादा जगह नहीं लूंगी, मैं बेंच पर सो जाऊंगी, पूंछ उसके नीचे रख दूंगी और रस्सी को अवन के नीचे। उनके पास कोई चारा नहीं था, उसे अंदर आने दिया। रात को फॉक्स ने रस्सी को अवन के नीचे से निकाला और उसे किसी दूसरी सीक्रेट जगह में छुपा दिया। और सुबह होते ही वो फिर से चिल्लाने लगी, ओह तुमने मेरी प्यारी रस्सी चुरा ली, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? तुम चाहे जो भी कहो बिल्ले, पर तुम्हें मेरी रस्सी के बदले में मुझे अपना मुर्गा देना ही होगा। बिल्ले ने गहरी सांस लेते हुए फॉक्स से कहा, ठीक है, तुम जो चाहती हो वही होगा, पर प्लीज बाहर इंतजार करो, मैं जरा अपने मुर्गे को अलविदा कह दूं। मैं अलविदा कहूँगा, अपने मुर्गे को एक बोरे में रखूंगा, फिर तुम उसके साथ जो करना चाहो कर देना, बिल्ली ने कहा रोते हुए। फॉक्स ने बाहर निकलकर कहा, ये सब बेकार की बात है, आखिर उन्हें इतना नाटक करने की क्या जरूरत है, इन्हें इतनी देर क्यों लग रही है?
फॉक्स ने खिड़की की ओर देखा और उसे वहाँ एक बोरा दिखाई दिया जिसके अंदर कुछ हिल रहा था। तो फॉक्स ने वो बोरा उठाया और उसे लेकर वहाँ से भाग निकली। वो जंगल में आ गई, कुछ गहरी सांसें ली और कहा, चलो प्यारे मुर्गे, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे अपना गाना सुनाओ और फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। फॉक्स ने बोरे का मुंह खोला और देखा कि उसके अंदर तो बिल्ला बैठा था। वो बोरे से बाहर आया और उसने फॉक्स को बेलन दिखाकर डराया और उसके पीछे इतनी तेजी से भागा कि फॉक्स जान बचाकर भाग निकली। मुझे यही तो कहना था, जो मिलता है उसमें खुश रहो, दुखी मत हो, वरना हो सकता है तुम एक बेलन खो दो जो काम आ सकती थी और उसके बदले तुम्हें मिले बोरे में बंद एक बिल्ला। कुछ लोगों को लगता है कि त्योहार के लिए क्रिसमस ट्री को सजाना बड़ा ही आसान होता है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर सजावट का काम सही नहीं हो रहा हो तो पता है क्या हो सकता है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। The Wolf and the Fox. यहाँ से बहुत दूर एक गांव में रहता था एक परिवार, एक लोकल मछुआरा और उसकी बीवी। और पास ही के जंगल में रहता था एक बड़ा ही शातिर फॉक्स जो हमेशा ही मछुआरे से मछलियाँ चुरा ले जाता था। जब क्रिसमस का वक्त आया तब उसने क्रिसमस ट्री को सजाया, पर क्रिसमस के आने का इंतजार करते हुए बैठे रहना उसे पसंद नहीं था। तो उसने अपनी बीवी से कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। फॉक्स ने सुन लिया कि वो मछली पकड़ने जा रहा है, इसलिए वो जल्दी से जंगल वाले रास्ते पर गया और वहीं लेट गया, जैसे कि उसमें कोई जान ही ना हो। जब मछुआरे ने फॉक्स को देखा तो उसने कहा, चलो अच्छा है, मेरी बीवी इसकी खाल से अपने लिए अच्छा कोट बना देगी। फिर मछुआरे ने फॉक्स को अपनी स्लेब पर रख दिया और एक साथ वो उसकी मनपसंद जगह पर जा पहुँचे। मछुआरा छेद के पास ही एक बक्से पर बैठ गया और वहाँ मछली पकड़ने लगा। वो काफी देर तक वहाँ बैठा रहा और उसे नींद भी आने लगी, पर उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। पर फॉक्स में जरा भी सब्र नहीं था और वो स्लेब पर बैठे बैठे उसकी ओर देखने लगा। अचानक कोई पीछे से आकर जोर से चिल्लाया, आखिर तुम कर क्या रहे हो? आवाज सुनकर फॉक्स इतना डर गया कि उसे लगा कि कहीं वो सच में ना खत्म हो जाए, पर वो तो सिर्फ वुल्फ था। पगला गए हो क्या वुल्फ? तुम इस तरह लोगों को, मेरा मतलब फॉक्स को, डरा नहीं सकते। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं हम मछली पकड़ रहे हैं? सबसे पहली मछली मुझे मिलेगी, तो फिर दूसरी मछली मुझे मिलनी चाहिए। वुल्फ खुशी से नाचते हुए बोला, ना 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 ना, दूसरी मछली भी मुझे ही मिलेगी और तीसरी वाली भी। ये मछुआरा मेरा है। तुम जाकर अपने लिए एक मछुआरा ढूंढो और उसे अपने लिए मछली पकड़वाओ। वुल्फ बड़ा ही दुखी हो गया। अब मुझे अपने लिए एक मछुआरा कहाँ मिलेगा, और वो भी क्रिसमस के वक्त पर? तो अपने लिए खुद मछली पकड़ो, फॉक्स ने कहा। पर मुझे मछली पकड़ना नहीं आता, वुल्फ ने कहा। इसमें भला ना आने जैसी क्या बात है? ये बड़ा ही आसान है। अपनी पूंछ को पानी में डालो और मछलियों के लिए एक अच्छा गाना गाओ, जिसे सुनकर वो पास आ जाएंगी। तो वुल्फ वहाँ से खाली हाथ गया। फिर उसने एक छेद ढूंढा, अपनी पूंछ उसमें डाली और गाने लगा। पानी में उगा एक क्रिसमस ट्री, वो भी लंबा चौड़ा और हरा। सारी मछलियाँ पानी में क्रिसमस मना रही थी, इंसानों की तरह ही। उनके पास एक केक भी था, कमी थी तो बस एक क्रिसमस ट्री की। तभी उनकी नजर वुल्फ की पूंछ पर पड़ी, जो पानी में बड़ी होकर बिल्कुल एक क्रिसमस ट्री की तरह लग रही थी। बस उसका रंग भूरा था और वो उल्टी थी और छत पर लगी हुई थी। फिर मछलियों ने उस पूरे क्रिसमस ट्री को सजाना शुरू किया। वुल्फ को महसूस हुआ कि उसकी पूंछ पर कुछ चिपका है, इसीलिए उसे खुशी हुई और वो और ऊंचा गाने लगा। हम सजाते हैं क्रिसमस ट्री को और मनाते हैं जश्न। और मछलियाँ भी खुश हो गई और वो अपने सजाए हुए क्रिसमस ट्री के आसपास नाचने लगी। अब चलो देखें क्या पकड़ा है। वुल्फ ने अपनी पूंछ बाहर निकालने की सोची। उसने एक बार खींचा, कुछ नहीं हुआ। उसने फिर खींचा, पर पूंछ निकलने का नाम नहीं ले रही थी। और तब जाकर वुल्फ को डर लगने लगा। कोई मेरी मदद करो, मेरी पूंछ पर मछलियाँ लगी है, मैं उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा। पर तुम्हें पता है बेचारे वुल्फ की पूंछ के साथ क्या हुआ था? जब वुल्फ गा रहा था, गड्ढे का पानी जम गया था और उसकी पूंछ बर्फ में फंस गई थी। फॉक्स ने वुल्फ को चिल्लाते हुए सुना और सोचा, क्या उसने सच में मछलियाँ पकड़ी है? अब वो सबको खा जाएगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा।
इसलिए वो मछुआरे को वहीं छोड़कर वुल्फ के पास चला गया। दोनों ने मिलकर पूंछ निकालने की कोशिश की, पर वो उसे निकाल नहीं पाए। ठीक है फॉक्स, वुल्फ ने कहा, जाकर मछुआरे को ले आओ। हम ये अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें मदद चाहिए। मछुआरे ने फॉक्स को पकड़ा, फॉक्स ने वुल्फ को पकड़ा, वुल्फ ने अपनी पूंछ को पकड़ा, पर वो उसे बाहर नहीं निकाल पाए। मछुआरे ने अपनी बीवी को बुलाया, बीवी ने अपने डॉग को बुलाया, डॉग ने कैट को बुलाया, कैट ने माउस को बुलाया। उन सब ने मिलकर जोर से खींचा और आखिरकार पूंछ पानी से बाहर आ ही गई। पर हाँ, पूंछ पर एक भी मछली नहीं थी, बस थी क्रिसमस के सजावट की चीजें। और उसी वक्त आतिशबाजी शुरू हो गई। यही तो मैं बताना चाहती हूँ, त्योहार पर हमें क्रिसमस ट्री को अच्छी तरह से सजाना चाहिए। ये ज्यादा जरूरी है मजेदार केक्स और मीठी कैंडीज से भी। मैं खुद को आईने में निहार रही हूँ। वाह, मैं कितनी सुंदर हूँ। पर सब इतने लकी नहीं होते। सिर्फ बाहर से सुंदर होना बेकार है, मतलब हमारा अंदर से सुंदर होना ज्यादा जरूरी है। जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो इसी बारे में है। एक वक्त की बात है, यहाँ से बहुत बहुत दूर Frog Princess. था एक महल, और उस महल में रहते थे एक राजा, और उस राजा के थे 3 बेटे। राजा और उनके बेटे साथ मिलकर कई खेल खेलते थे, जैसे पकड़म पकड़ाई और लुका छुपी। फिर उनके बेटे बड़े हो गए और खेलों से बोर हो गए, इसलिए उन्होंने शादी करने का फैसला किया। राजा सोच में पड़ गए कि आखिर वो अपने तीनों बेटों के लिए 3 दुल्हनें कैसे ढूंढेंगे। फिर उन्हें एक आइडिया आया, तो राजा अपने बेटों को एक खुले मैदान में ले गए और उन तीनों को एक एक तीर कमान दे दिया। तीर चलाओ, उन्होंने उनसे कहा। तीनों बेटे अपने पिता की बात का मान रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अलग अलग दिशाओं में तीर चला दिए। और फिर राजा ने उनसे कहा, अपने तीर के पीछे जाओ और ध्यान से सुनो। जहाँ भी तुम्हारा तीर गिरेगा वहाँ तुम्हें गढ़ा हुआ खजाना मिलेगा। मेरा मतलब गढ़ा हुआ खजाना नहीं, एक शर्माती दुल्हन मिलेगी। दोनों बड़े भाइयों को 2 मामूली दुल्हनें मिली, पर जब सबसे छोटे भाई, जिसका नाम था राजकुमार आइवन, ने तीर मारा था, तो वो बस उड़ता गया और एक बनी के पास आ गिरा। बनी बहुत डर गया और भागने लगा और एक चिकन पर जा गिरा। वो चिकन इस बात से इतना घबराया कि उसने डर के मारे एक अंडा दे दिया, और वो कोई मामूली अंडा नहीं था, वो एक सोने का अंडा था। वो अंडा लुढ़कने लगा और लुढ़कते हुए माउस की पूंछ पर जा बैठा। माउस ने भागने की कोशिश की, उसने पूंछ जोर से खींची और वो अंडा उछल कर गिरा और टूट गया। और पता है उस अंडे में क्या था? एक फ्रॉग। राजकुमार आइवन ने फ्रॉग को देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नामुमकिन, एक आदमी की शादी फ्रॉग से कैसे हो सकती है? राजकुमार रोने लगा, पर फ्रॉग ने उससे कहा, रोना बंद करो मेरे प्यारे राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए एक और सोने का अंडा दूंगी। ओह नो, मेरा मतलब है, फ्रॉग ने उससे कहा, रोना बंद करो मेरे प्यारे राजकुमार, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। राजकुमार आइवन ने गहरी सांस ली। उसके पास और कोई चारा ही नहीं था, किस्मत से लड़ना बेकार था, इसीलिए वो फ्रॉग को घर ले आया और वो उसके महल में रहने लगी, एक पेट बनकर, जैसे कि कोई टर्टल या एक गिनी पिग। राजकुमार आइवन उसका अच्छे से ख्याल रखता था, उसके लिए मक्खियाँ पकड़ता था और फ्रॉग उसके लिए गाना गाती थी। क्रो 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 क्रो। मुझे इस कहानी को छोटे में सुनाना होगा क्योंकि मेरे पास पूरा दिन नहीं है। तो राजा ने 3 शादियों की घोषणा कर दी। सबसे बड़े बेटे की शादी होगी एक रईस की बेटी से, बीच के बेटे की शादी होगी एक व्यापारी की बेटी से और सबसे छोटे बेटे की शादी होगी एक फ्रॉग से। राजा ने दुल्हनों को हुक्म दिया कि वो शादी की दावत के लिए तरह तरह के बढ़िया पकवान बनाए। राजकुमार आइवन बहुत दुखी हो गया, इसलिए फ्रॉग ने उससे पूछा, इतने दुखी क्यों हो मेरे राजकुमार? मेरा दुखी होना तो बनता है ना, क्योंकि जाहिर है तुम्हें खाना पकाना तो आता ही नहीं होगा, इसलिए मुझे ही सारे पकवान बनाने होंगे। पर फ्रॉग ने उससे कहा, दुखी मत हो मेरे राजकुमार, कल एक नया दिन होगा, तो प्लीज तुम आराम से सो जाओ और फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगी। जब सुबह राजकुमार आइवन उठा तो उसने टेबल पर एक बड़ा सा केक देखा जिसके ऊपर चॉकलेट से बना हुआ दूल्हा और कैरमल से बनी हुई दुल्हन रखे थे। ये देखकर उसे इतनी खुशी हुई कि वो फ्रॉग को झप्पी देने आगे बढ़ा। पर फ्रॉग ने उसे कहा, ओह नहीं नहीं नहीं, मैं शादी से पहले तुम्हें झप्पी नहीं दूंगी।
तुम ये केक ले जाओ और जल्दी से इसे महल में पहुंचाओ। मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। सब पहले ही महल में आ चुके थे और जब उन्होंने वो केक देखा तो उन सब के मुंह में पानी आ गया और फिर अचानक ही मानो जैसे जमीन हिलने लगी। सब डर गए और राजकुमार आइवन की ओर देखने लगे। राजकुमार खुद भी डरा हुआ था और उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा, ओह, ये तो बस मेरी फ्रॉग अपनी कद्दू की गाड़ी में बैठकर यहाँ आ रही है। फिर सब शांत हो गया और फिर दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे को गले लगाने के लिए कहा गया। शादियों में ऐसा ही तो करते हैं, गले लगते हैं और केक खाते हैं। तो फिर राजकुमार आइवन ने अपनी फ्रॉक को गले लगाया और वो एक इतनी सुंदर राजकुमारी में बदल गई कि उसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। और इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें अपने घर के पेट्स का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखो, फिर आपका पेट हमेशा ही खुश रहेगा और हो सकता है इससे शुरुआत हो जाए एक बहुत ही खूबसूरत दोस्ती की। तुम गलत सोच रहे हो। मैं बिल्कुल लालची नहीं हूँ। मैं खुशी से अपनी कैंडी शेयर कर सकती हूँ। पर क्या तुम्हें पता है लिटिल टेलर के साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हें बताती हूँ। The valiant little tailor. दूर दराज के एक शहर में रहता था एक लिटिल टेलर। उसे मीठा खाना पसंद था, जैसे शहद और जैम, और उस मीठे के पीछे आती शहर भर की सारी मक्खियाँ। वो लिटिल टेलर उन मक्खियों को भगाता नहीं था, इसीलिए उन मक्खियों को लगने लगा कि वो जो चाहे वो कर सकती हैं। एक बार रात में वो रेफ्रिजरेटर के अंदर जाकर वहाँ रखे सभी चॉकलेट ग्लेज्ड क्रीम पफ्स चट कर गईं। अब ये बात लिटिल टेलर की बर्दाश्त के बाहर थी, इसलिए उसने टेबल पर रखे हुए टवल को उठाया और पूरी ताकत से उस मक्खियों पर दे मारा। सारी मक्खियाँ वहाँ से चली गई उसी वक्त। गुस्साए हुए टेलर ने रेफ्रिजरेटर पर एक बड़ी चेन लगाई और उस पर ताला लगा दिया और फिर उसने अपनी टी शर्ट पर एक डरावनी चेतावनी लिखी, मुझ में है ताकत, मैं नहीं डरूंगा, मैं एक साथ 7-7 से लड़ूंगा। फिर वो बेकरी पर गया और उसने अपने लिए कुछ ताजे चॉकलेट ग्लेज्ड क्रीम पफ्स खरीदे और खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। लिटिल टेलर रास्ते पर चले जा रहा था अपनी पेस्ट्री का मजा लेते हुए। तभी बूम, वो मिला एक जायंट से। जायंट ने लिटिल टेलर की टी शर्ट पर लिखी हुई बात पढ़ी और उससे बहुत ताज्जुब हुआ। क्या मतलब है तुम एक साथ 7-7 से लड़ोगे? जायंट को बड़ा अजीब लगा और इसलिए उसने लिटिल टेलर से कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो चलो मुकाबला करके देख ले कौन ताकतवर है। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें बताऊंगा एक जायंट सीक्रेट, पर अगर मैं ज्यादा ताकतवर हुआ तो तुम आ जाओगे जायंट मुसीबत में। जायंट ने आसपास देखा और उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। लिटिल टेलर इतना चौंक पड़ा कि उसने गिरा दिया अपना आखिरी क्रीम पफ। देखा ना मैं कितना ताकतवर हूँ, जायंट ने कहा। अब तुम्हारी बारी है लिटिल टेलर। लिटिल टेलर जानता था उसे क्या करना है। उसने अपना नीचे गिरा हुआ क्रीम पफ उठाया। उसने उसे ऐसे उठाया जैसे कि वो एक पत्थर हो और उसे इतनी जोर से मसला कि उसमें से क्रीम बाहर निकलकर जायंट की नाक पर लग गई। वो जायंट चौंक पड़ा। उसने पहली बार एक ऐसा इंसान देखा था जो एक पत्थर में से क्रीम निकाल सकता था। उसने सोचा ये सच में दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है और इसका कोई मुकाबला नहीं। तो अब जायंट को लिटिल टेलर को एक बहुत ही डरावना जायंट सीक्रेट बताना पड़ा। एक ऊंची पहाड़ी पर एक 10 लाख साल पुराना पेड़। अगर तुम उस पेड़ पर चढ़ोगे तो तुम्हें उसमें एक गहरा छेद बना हुआ मिलेगा और इस गहरे और अंधेरे छेद के टेल में है एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर और वो रेफ्रिजरेटर भरा पड़ा है आइसक्रीम, क्रीम पफ्स, चॉकलेट केक्स और कुकीज से। पर कोई है जो इस खजाने पर पहरा देता है, एक डॉग जिसकी आंखें साइकिल के पहियों जितनी बड़ी हैं और वो किसी को भी उस खाने के आसपास भटकने नहीं देता। पर तुम उस डॉग से डरना नहीं, जायंट ने लिटिल टेलर से कहा। उसे पकड़ना और फिर मेरे एप्रन पर रख देना। ऐसा करते ही वो डॉग शांत हो जाएगा। फिर तुम बिना डरे उस रेफ्रिजरेटर को खोलकर उसमें रखे खाने का जी भर के मजा लेना। लिटिल टेलर को ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि वो मीठा खा पाएगा और वो भी बिना पैसे दिए। और फिर उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया।
वो उस छेद तक पहुंचा और उसने अंदर झांका। अंदर सब वैसा ही था जैसा जायंट ने कहा था। वहाँ एक रेफ्रिजरेटर था और एक बड़ी आंखों वाला डॉग भी। इससे पहले कि डॉग को कुछ करने का मौका मिलता, उसने खुद को एप्रन पर पाया। वो वहीं बैठा रहा और आंसू भरी आंखों से लिटिल टेलर को अपने खजाने का मजा लेते हुए देखता रहा। और लिटिल टेलर तो एक के बाद एक सब खा ही जा रहा था। वो रेफ्रिजरेटर के अंदर चला गया और डॉग को बस उसके खाने और चबाने की आवाजें आती रही। लिटिल टेलर सारी मीठी चीजें खा गया और उसने एक टुकड़ा भी नहीं बचाया। मुस्कुराते हुए उसने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बंद किया और फिर छेद के पास गया, पर बाहर निकलते वक्त उसे एहसास हुआ कि उसका भरा हुआ पेट उसे रोक रहा है। लिटिल टेलर इतना मोटा हो गया था कि ना वो बाहर निकल पाया, ना ही वापस अंदर जा पाया। वो बस छेद में फंस गया था। उसे ऐसे ही छेद में फंसे रहना पड़ा जब तक उसका वजन कम नहीं हुआ और सभी उस पर हंसते रहे। मैं यही तो बताना चाहती हूँ, इतना मीठा खाना अच्छी बात नहीं होती। इतनी सारी मीठी चीजें हमें बना देती है गोलू मोलू। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह हाँ, मुझे तुम्हारी आंखों में सब दिख रहा है। मुझे जज कर रहे हो जैसे किताब को उसके कवर से करते हैं। पर एक अगली डकलिंग के अंदर भी एक खूबसूरत दिल हो सकता है। और अब मैं तुम्हें इस बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। Cinderella. एक वक्त की बात है, यहाँ से दूर दूर के एक देश में एक लड़की रहा करती थी। उसे महल में होने वाली पार्टी में जाने का बहुत मन था, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपने लिए कभी वक्त मिलता ही नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उसकी बुरी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती थी। बिना खेले सिर्फ काम करते रहना अच्छा नहीं होता और उसे तो काम के अलावा और कुछ करना ही नहीं होता था। सिंड्रेला सबके कपड़े धोती, सभी के गंदे बर्तन साफ करती और हर दिन वो फायरप्लेस साफ करती, वहाँ जमी राख को बाहर निकाल कर। और वैसे भी सिंड्रेला का मतलब ही ये होता है, नन्ही राख। दूसरी तरफ देश के राजा ने अपने महल में एक और पार्टी रखने का फैसला किया। वो भी कोई मामूली पार्टी नहीं, उन्होंने सबको इनवाइट किया। उन्होंने कहा उस पार्टी में होगी कुकीज, कैंडीज और आइसक्रीम की एक शानदार दावत और रात भर उसमें नाच गाना चलेगा। सिंड्रेला बहुत खुश हो गई, पर फिर वो बहुत दुखी हो गई, इसलिए क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस थी और वो भी बहुत ही गंदी। तो उसके पास शाही महल की पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं थी। और फिर अचानक एक अच्छी परी उसके सामने आई और बोली, मैं हूँ तुम्हारी गॉड मदर और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हारे इस घर की फटी पुरानी ड्रेस को एक सुंदर पार्टी गाउन में बदल रही हूँ, ऐसा जिस पर से किसी की नजर ना हटे। पर तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, जैसे ही महल की बड़ी घड़ी में 12 बजेंगे, तुम्हें फौरन वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि तुम्हारा सुंदर पार्टी गाउन फिर से एक घर वाली ड्रेस में बदल जाएगा। सिंड्रेला फ्राइंग पैन में अपनी परछाई देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी आ गई उसकी बुरी सौतेली माँ। तुम ऐसे तैयार होकर कहाँ जाने की सोच रही हो? घर में इतने सारे अखरोट पड़े हैं, उन्हें कौन तोड़ेगा? चलो काम करना शुरू करो। सिंड्रेला ये सुनकर बहुत ही दुखी हो गई। इतने सारे अखरोट तोड़ने थे उसे। ऐसा करते हुए तो सारे दांत टूटकर खराब हो सकते हैं। अगर दांत ही ना हो तो वो पार्टी में स्माइल कैसे करती? तभी अच्छी परी वापस आई और उसने सिंड्रेला को लकड़ी के पिनोकियो जैसे दिखने वाला एक साथी दिया। उसकी नाक इतनी लंबी थी और उसका मुंह इतना चौड़ा था और दांत एक हिप्पोपोटामस जितने बड़े। ये अजीब दिखने वाला बंदा कौन है? सिंड्रेला ने पूछा। ये कोई अजीब बंदा नहीं है, ये तो है नट क्रैकर, अच्छी परी ने जवाब दिया। देखो वो कितनी अच्छी तरह अखरोट तोड़ सकता है। टक टक, और लो काम हो गया। फिर सिंड्रेला ने जल्दी जल्दी सारे अखरोट तोड़ दिए और उसे नट क्रैकर इतना अच्छा लगा कि उसने उसे अपने साथ पार्टी में ले जाने का फैसला किया। सिंड्रेला महल की ओर जा रही थी कि अचानक उसने राजा जी को देखा। ओह राजा जी, सिंड्रेला ने कहा, आखिर आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा जी ने उसे देखा और फिर कहा, बात ही कुछ दुखी होने वाली है। मैंने महल में एक पार्टी रखी थी, पर तभी वहाँ चूहे आ गए और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। तभी नट क्रैकर खड़ा हुआ और उसने इंसानी आवाज में कहा, आप रोइए नहीं राजा जी, मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। वो अपने नाक की बांसुरी बनाकर उससे एक अच्छी सी धुन बजाने लगा।
और वो धुन इतनी अच्छी थी कि राजा जी उस पर मजे से नाचने लगे। जैसे ही चूहों ने बांसुरी की धुन सुनी, वो सब उस धुन के जैसे गुलाम से बन गए और मौका देखकर राजा जी ने झाड़ू उठाया और उन्हें महल के बाहर निकाल दिया। सब बहुत खुश हो गए और सिंड्रेला ने नटक्रैकर को खुशी के मारे एक अच्छी सी झप्पी दे दी। अचानक हर तरफ अजीब सी चमक फैल गई और वो नटक्रैकर एक प्यारे राजकुमार में बदलने लगा। और जब वो पूरी तरह बदल गया, तब उसने कहा, अब तक मुझ पर जादू का असर था और अब मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें देना चाहता हूँ अपना हाथ, अपना दिल और साथ ही ये कांच के जूते भी। उसी वक्त महल की बड़ी घड़ी में 12 बजने की आवाज आई। सिंड्रेला को लगा कि अगर राजकुमार ने उसे उसकी पुरानी ड्रेस में देख लिया तो वो उसे चाहना बंद कर देगा। पर राजकुमार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि सिंड्रेला के लिए उसकी चाहत सच्ची थी। और मैं यही बात तुमसे कहती रहती हूँ, बाहर से कोई भले कितना ही खराब क्यों ना दिखता हो, हमें उनके अंदर की अच्छाई को देखकर उससे लगाव हो जाता है। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ